पिछले क्लास में जहाँ तक मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की थी, एसिटिक एसिड की, उससे आगे हम बात करेंगे आज एसिटिक एसिड की कुछ बातें और रह गई थी, जैसे स्टेरिफिकेशन। तो ध्यान रखना है कि अगर जब भी स्टेरिफिकेशन का कोई सवाल आता है बोर्ड में तो वो रीजनिंग बेस्ड में आती है। अब कहेगा आ कंपाउंड एक्स रिएक्ट विद वाई, तो एक्स और वाई दोनों की कैरेक्टर गिवन होता है। या मान लो कहेगा कि एक्स इज यूज्ड एज ए स्टरलाइजेशन, स्टरलाइज में भी यूज होता है, यानी इथेनॉल का। जैसे मान लो कहीं पे कुछ कट फट गया ना तो उसका लगा के हल्का कर सकते हो। या मान लो कुत्ते ने काट लिया तो वहाँ पे भी फर्स्ट एड वही है। रेबीज का इंजेक्शन तो तुम बाद में लेना, फर्स्ट एड वही है, तो स्टरलाइजेशन में यूज होता है। और वाई के बारे में कहा गया कि चलो भाई ये एक इंग्रेडिएंट है, किनका? विनेगर का, विनेगर में पाया जाता है। या मान लो रेक्टिफाइड स्पिरिट में इथेनॉल के बारे में ऐसा कुछ दे सकता है। दोबारा मैं रिकॉल करा देता हूँ, ध्यान रखना जब तक अजान भी हो रही है। समझो इक्वेशन को। ध्यान रखना है कि जब भी इसमें कोई रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आता है तो एक्स वाई जेड, ये या तो एक्स ये हो सकता है या एक्स ये हो सकता है, एक्स वाई और जेड। जेड क्या है? स्टर। तो जेड का भी खूबी दिया जाता है कि इसका यूज़ किया जाता है एज अ परफ्यूम वगैरह बनाने में, है ना। और तो यहाँ पर पेपर में तरीका क्या लिखने का? डायरेक्ट मुंह उठाकर इक्वेशन नहीं लिखना है। पहले हमको लिखना है कि x इज इथेनॉल C2H5OH, ऐसे लिखना है। y इज एसिटिक एसिड CH3COOH। Z इज ईस्टर क्लियर है। उसके बाद फिर हमको लिखना है नीचे, व्हेन एन अल्कोहल रिएक्ट्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ concentrated sulfuric acid to form sweet smelling compound ester, this reaction is called esterification. Then write the equation. क्लियर है? तो यानी ये जब सवाल कह दे x और y तो यहां पर फिर कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है? आगे देखो। उसके बाद दूसरा क्या होता है कि जब हमको कभी अल्कोहल की जब बात आती है, किसकी बात आती है? किसकी बात आती है बताना जरा? अल्कोहल की। तो अल्कोहल में तुम्हारा क्या आ जाता है? किसकी बात कर रहा हूं बताओ जरा फटाफट। अल्कोहल की। तो अल्कोहल में हमारा क्या है? सवाल इस तरह से आता है, देखो यहां पे बोर्ड पे, C2H5OH, कितने कार्बन है इसमें, कितने हाइड्रोजन है?
आए 5 हैं 6 हैं। C2H6O। सवाल ऐसे आता है, जब सवाल ऐसे आता है तो पहचानना आसान है, जब सवाल ऐसे आता है तो पहचानना थोड़ा मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है, तुमको क्या करना है, इस कंपाउंड को कंडेंस फॉर्म में लिख दो। इसको मैं ऐसे लिख दूं CH3CH2OH। मतलब रफ वर्क करना तुम्हारी जिम्मेदारी है कि ये एक्चुअल में है क्या। क्लियर है, ये एक्चुअल में कंपाउंड है क्या, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है करना। तो ये क्या है, इथेनॉल है। बोलेगा कंपाउंड X है, इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो Y बनेगा। तो ऑब्वियसली जब मैं इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करूंगा तो एसिटिक एसिड बनेगा, क्योंकि 2 कार्बन के अल्कोहल लोगे तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, 3 कार्बन का अल्कोहल लोगे तो 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अगर हम प्रोपेनॉल लेंगे तो प्रोपेनोइक एसिड बनेगा, अब ब्यूटेनॉल लेंगे तो ब्यूटेनोइक एसिड बनेगा। क्लियर है ना। मैथ के एग्जाम के बाद हम क्वेश्चन करवाएंगे इस पे, तो बॉदर्ड नहीं होना है। बट ये कि तुम्हारा रिवीजन अच्छा होना चाहिए, चैप्टर पे कमांड होना चाहिए। उसके बाद इसमें है हमारा डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन, अब यहां पे गौर करना है हमें। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या हुआ। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का डिस्ट्रॉय होना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का डिस्ट्रॉय होना। तो क्या बोलोगे इसको, बताना जरा। अच्छे से बोलो, डी कार्बोक्सिलेशन बोलेंगे। देखो यहां बोर्ड पे, पहले तो इसकी पहले डेफिनेशन समझ लो अच्छे से। डी कार्बोक्सिलेशन की डेफिनेशन समझो। व्हेन सोडियम एसीटेट एंड सोडा लाइम, सोडियम एसीटेट एंड सोडा लाइम, सोडियम एसीटेट एंड सोडा लाइम, ठीक है। सोडियम एसीटेट एंड सोडा लाइम इज हीटेड, मतलब जब सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम को हम हीट करेंगे, किसके प्रेजेंस में, कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में। तो क्या होता है, मीथेन गैस बनेगा। अच्छे से समझना है, जब सोडियम एसीटेट लोगे, सोडियम एसीटेट का मतलब होता है इसके अंदर कार्बन की संख्या है 2। मतलब सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला है सोडियम एसीटेट का CH3COONA। यह है सोडियम एसीटेट। ये देखो क्या लिखा चला गया। हटाओ इसको, अपनी राइटिंग में लिखता हूं। यह है सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम का फॉर्मूला होता है NaOH। क्या होता है, NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अब यहां गौर करो, और ध्यान क्या रखना है, अच्छे से समझना। जब भी हमको इससे कुछ निकालना है, कहां से हम लेंगे, हमेशा हमको लेना है COO से, इसको सेलेक्ट करना है और सोडा लाइम का हाइड्रोजन को छोड़ देना है। फिर से गौर करो, सोडियम एसीटेट के कहां से सेलेक्ट करना है, सही से बैठो तुम लोग, कहां से लेना है, COO से लेना है। मतलब मिथाइल ग्रुप छोड़ देना है उधर, और यहां से क्या छोड़ना है, हाइड्रोजन छोड़ देना है। छोड़ दिया। अब देखो यहां पे इधर कितने कार्बन है, 1, कितने हाइड्रोजन है, 3, उधर कितने हाइड्रोजन है, 4, CH4 हो गया। इधर से CH3, उधर से हाइड्रोजन मिला तुमको, क्या मिल गया, ये CH4। तो ये हो गया हमारा CH4 मीथेन।
और इधर बॉक्स में क्या आया, कितने सोडियम है, 2, बॉक्स में 2 सोडियम है, कितने कार्बन है, 1, और कितने ऑक्सीजन है, 3, Na2CO3। क्लियर है। और एक बात जो यहां पर पॉइंट करने वाली है वो ये है, समझो अच्छे से, जितने कार्बन के एसीटेट, ये जितने कार्बन का ये कंपाउंड लोगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले जितने कार्बन के लोगे, एल्केन फैमिली का मेंबर उससे एक कम कार्बन का बनेगा। फिर से स्टेटमेंट को रिकॉल करो, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कंपाउंड्स जितने कार्बन के हम लेंगे, एल्केन फैमिली का मेंबर उससे एक कम कार्बन का बनेगा। यहां पे कितने कार्बन के एसीटेट हैं, 2, कितने कार्बन का एल्कीन मिला तुमको, 1। जल्दी बताओ फटाफट, मिला कि नहीं मिला, जल्दी बताओ ना फटाफट। अब यहां देखो अच्छे से, हम एक चीज और लेते हैं, चलो, CH3 CH2 COONA, ये है सोडियम प्रोपेनोएट, सोडियम प्रोपेनोएट, 3 कार्बन है। सेम रिएक्शन में कराता हूं सोडा लाइम के साथ। अब हमने क्या बोला था कि COO से उठाना है और सोडा लाइम का हाइड्रोजन छोड़ देना है। क्लियर। यहां कितने कार्बन हैं, 2, इधर कितने हाइड्रोजन हैं, 5, इधर कितने हाइड्रोजन हैं, 1, 5 और 1 कितना हो गया, 6, इधर क्या मिला तुमको, Na2CO3। तो इधर तुमने लिया सोडियम प्रोपेनोएट, बन के क्या तैयार हुआ, इथेन। तो मैंने क्या बोला, जितने कार्बन के यहां लोगे, एल्केन उससे एक कार्बन का कम होगा। बोलो बातें समझ में आ रही। अगर पेपर में पूछा जाता है डीकार्बोक्सिलेशन, तो सिर्फ इक्वेशन लिखने से काम नहीं चलेगा। हम लिखेंगे व्हेन अ सोडियम एसीटेट एंड सोडा लाइम इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम, एल्केन यानी मीथेन गैस इज फॉर्म, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। फिर थ्योरी लिखने से काम नहीं चलेगा, फिर क्या लिखना पड़ेगा, इक्वेशन। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब तुम अपने इसमें थ्योरीज में सोडियम एसीटेट का नाम लोगे तो उतने ही कार्बन लेने हैं जो इससे पहले लिया था मैंने। नहीं आ रहा है समझ में, किसका लेना है, बोलने को तैयार नहीं है। उससे पहले जो मैंने लिखा था ना अभी, वही लेने हैं तुमको। बोलो कोई दिक्कत यहां तक, जल्दी बोलो। तो अब यहां पे पेपर में आता है कि हमको अल्कोहल वर्सेस कार्बोक्सिलिक एसिड में फर्क पता करनी है। केमिकल फर्क क्या होता है, फिजिकल नहीं आता, केमिकल आता है। तो सबसे पहले मुंह उठा करके बिना बिस्मिल्लाह के जो ठूसना शुरू कर देते हो दावत वगैरह में कि दूसरा आदमी ने हड़प ले, ऐसे नहीं लिखना है। सबसे पहले अपनी कॉपी के 2 पार्ट करिए, इधर लिखना है अल्कोहल, इधर लिखना है कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई दिक्कत, अगर चाहो तो एक कॉलम और बना लो कैरेक्टर का, जो तुम लोगों का है खराब, यहां बना लो। तो यहां पे लिखना है पॉइंट नंबर 1, लिटमस टेस्ट, न्यूट्रल ऑन लिटमस चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। पहला पॉइंट। कभी कभी क्या होता है, हल्का फल्का वर्ड अगर हमारे इधर उधर हो गए, लेकिन अगर हमारा लिखने का तरीका अच्छा है तो टीचर वहां पे थोड़ा सा कंसीडर कर लेता है। कभी कभी क्या होता है, हमारी सब कुछ ठीक है, लिखने का तरीका सही नहीं है। तो ऐसा करो, अच्छा कोट पहन के आ जाओ शादी ब्याह में, इसको अंदर अंदर कर लो, बेल्ट बाहर कर लो, ये अंदर होना चाहिए, ये यहां, ये बेल्ट बाहर पहन के तो आ गया, तरीका नहीं है। कुछ आई बात समझ में, अच्छे से लिखना है पेपर में। पहला पॉइंट क्लियर,
न्यूट्रल, चेंज बुलेटिन्स टू रेट। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 हमारा ये है रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, यानी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट। तो हमें यहां पे लिखना है अल्कोहल डजंट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट। BY बाय नहीं लिखना है, BI बाय लिखना है। तुम लोग कुछ भी कर सकते हो यार। दिस जनरेशन स्टूडेंट इज, ये जनरेशन का जो स्टूडेंट होता, हाँ सही वर्ड वो यूज किया, वर्स्ट। चलो आगे देखो। अब आगे फिर यहां क्या लिखना है कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। पिछले क्लास में मैंने क्या बताया था, याद है कि यहां पर जो तुम्हारा इथेनॉल था, ये एसिटिक एसिड, मैंने वहां पे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट रिएक्शन करवाया था जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही थी, याद आया। इसका मतलब ये रिएक्ट करता है। अगला, अल्कोहल डजंट शोज ब्रिस्क एफर्वेसेंस, और ये शो करता है क्योंकि ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है और विगोरसली कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकालना ही ब्रिस्क एफर्वेसेंस है यहां पे। और अगर उसको टेस्ट कर सकते हो तो लाइम वाटर में डाल दो, उसको मिल्की कर देगा। इतनी बातें समझ में आ रही हैं। तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो तुम्हारा पूछा जाता है। बोलो कोई दिक्कत यहां तक। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है हमारा सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट। तो आज अभी हम पहले सोप के बारे में देखते हैं। सोप, तो पहली बात तो अपने ब्रेन के अंदर बैठाओ, जब पेपर में पूछा जाता है कि सोप और डिटर्जेंट में क्या फर्क है, डिफरेंसेस, कुछ लोग वहां भी नहीं लिख पाता, पता नहीं क्या लिख रहा है, मेन पॉइंट तो लिखता नहीं है। कुछ लोग हैं हमारे यहाँ क्लास में बैठे हुए, कुछ भी लिखता है, तुम तो खैर बोलो ही मत यार। सोप, तो अब सबसे पहला सवाल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सोप? सोप को हम बोलेंगे कैसे? अ सोप इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी एक साबुन का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान लो मैं कोई एक सोप का एग्जाम्पल लूं, C17H35 COONA, मान लो मैं लेता हूं सोडियम स्टेरेट। क्वेश्चन राइज, हमने कहा लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स, यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन का लॉन्ग चेन है, कार्बन और हाइड्रोजन का लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स, ये फैटी एसिड्स है तुम्हारा। अब यहां पे क्वेश्चन क्या राज होता है, समझो। अगर हम फैटी एसिड का मतलब, अगर हम लाउरिक एसिड से साबुन बनाएंगे तो लाउरिक एसिड को हम हीट करेंगे सोडा लाइम के साथ, NaOH के साथ या KOH के साथ। यहां NCERT में NaOH की बात होती है तो NaOH की बात करो। हमने कहा सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। तो अगर हम यहां पर हमने क्या किया, स्टेरिक एसिड जब हम लेंगे तो साबुन का नाम होगा सोडियम स्टेरेट। पामिटिक एसिड लोगे तो साबुन का नाम होगा सोडियम पामिटेट। ओलिक एसिड लोगे तो साबुन का नाम होगा सोडियम ओलिएट। लाउरिक एसिड लोगे तो साबुन का नाम होगा सोडियम लाउरेट। अंडरस्टैंड दैट? कोई दिक्कत? अब यहां पे गौर करने वाली बात है हमारी कि साबुन को बनाने के लिए, सोप की मैन्युफैक्चरिंग के लिए मेनली 3 चीज रिक्वायर्ड है। सबसे पहला वेजिटेबल ऑयल। क्या? वेजिटेबल ऑयल। इसको हम लोग वनस्पति तेल ले लो, वेजिटेबल ऑयल लो, या मस्टर्ड ऑयल ले लो। क्या ले लो? मस्टर्ड ऑयल। उसके बाद इसको हम हीट करेंगे
कॉस्टिक सोडा के साथ। इसमें नमक भी लिया जाता है, सॉल्ट, नमक लेते हैं तो सॉल्ट तुम्हारा क्या करेगा, पीपीटी बनने में मदद करता है। क्या बनने में? पीपीटी, प्रिसिपिटेट, साबुन का स्ट्रक्चर बनाने में पीपीटी। और उसके साथ जब सोप को यूज करोगे तो यूज करने के बाद जब हम लोग यूज करेंगे तो इसको वेस्टेज को भी कम करता है। ये कौन? नमक, NaCl। तो कहने का सेंस क्या हुआ, मेनली थ्री थिंग्स आर रिक्वायर्ड। द फर्स्ट vegetable oil या mustard oil, and the second is the caustic soda, and the third is the common salt. Got it? अब जब इसको हम हीट करेंगे तो हमको यहां मिल करके बनेगा सोप प्लस ग्लाइसिरॉल। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। जो तुमने सिलेबस में भी पढ़ा अल्कोहल C2H5OH, जिस अल्कोहल में एक OH ग्रुप होता है उसको हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं, और जिसमें 2 OH ग्रुप होता है उसको डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं, और जिसमें 3 ग्रुप होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। तो इसका मतलब ये हुआ जिस अल्कोहल में एक OH होगा वो होगा अल्कोहल, जिसमें 2 OH होगा वो होगा ग्लाइकॉल, जिसमें 3 OH होगा वो होगा ग्लाइसिरॉल। लेकिन ये सब अल्कोहल ही है। क्लियर हो रहा है? क्या है सब? जिस अल्कोहल में एक OH है, जैसे अभी मैंने इथेनॉल की चर्चा की, तो ये हो गया तुम्हारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। और दूसरा हम जिसमें 2 OH ग्रुप होगा, ये 2 OH ग्रुप, वो हो जाएगा हमारा ग्लाइकॉल के नाम से जानते हैं। 2 होगा तो इथाइल ग्लाइकॉल, और 3 OH ग्रुप होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। इसको हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री में ग्लाइसिरॉल, यानी एक बाय प्रोडक्ट तुम्हारा ग्लाइसिरॉल बनता है। कोई दिक्कत? अगर हम यहां पर C17H35 COONA तो इक्वेशन को तुमको पेपर में लिखना जरूरी नहीं, इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं सैपोनिफिकेशन। लिख दूं इक्वेशन? झेल लोगे? तो कोई फायदा नहीं है एग्जाम के टाइम में, और दिमाग खराब हो जाएगा। वैसे मैंने लिखवाया है, कॉपी में चेक करना, नोट्स में लिखवा दिया मैंने। अब समझना है, अगर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सोप, किसकी बात करोगे? स्ट्रक्चर ऑफ सोप की अगर हम बात करते हैं तो सोप के स्ट्रक्चर में ये हो गया हमारा C17H35 COONA। तो यानी जो सोप होते हैं इनके अंदर 2 ग्रुप्स होता है। कितने ग्रुप? 2 ग्रुप्स होता है। एक ये जो लॉन्ग चेन जो होती हैं हाइड्रोकार्बन्स, इसको बोला जाता है नॉन पोलर। क्या? ये नॉन पोलर है तुम्हारा, और इसको बोलते हो क्या? पोलर। जो नॉन पोलर ग्रुप होगी वो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होगा, और ये क्या होगा? ये वाला पार्ट पोलर। और जो नॉन पोलर होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक। क्या होता है? आवाज से बोलो। हाइड्रोफोबिक। और ये हो जाता है हाइड्रोफिलिक। क्या हो जाता है बताना? हाइड्रोफिलिक ग्रुप। अब समझना, अगर इसका इस्तेमाल हम अदर देन वाटर करते हैं तो हम यहां पे टर्म यूज करेंगे लायोफोबिक। लायो, अगर वाटर के अलावा दूसरा कोई सॉल्वेंट यूज करते हो तो यहां पे टर्म यूज होगा लायोफोबिक, और यहां पे टर्म यूज होगा लायोफिलिक। तो लायोफोबिक टर्म्स, लायोफिलिक टर्म्स या हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक टर्म्स कोलाइडल सॉल्यूशंस के लिए यूज की जाती हैं। किन के लिए? कोलाइडल सॉल्यूशंस के लिए।
ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम साबुन को वाटर के अंदर डालेंगे तो इसका मतलब हुआ कि साबुन के पार्टिकल्स वाटर में घुलने के बाद कोलाइडल रेंज को एक्वायर्ड करेगा। किसको एक्वायर्ड करेगा? कोलाइडल रेंज को अचीव करेगा। इनका मतलब ये तुम्हारा 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में आएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो साबुन का जो झाग बनता है, जो एनसीईआरटी में देखा होगा इस तरह का स्ट्रक्चर देखा, एक जाल टाइप का, दैट इज द माइसेल फॉर्मेशन। यही तो माइसेल। व्हाट इज द माइसेल? माइसेल इज एन एग्जांपल ऑफ अ कोलाइडल सॉल्यूशन। कैसे कोलाइड्स हैं? एग्रीगेटेड या एसोसिएटेड कोलाइड्स हैं। ये आपस में घुलकर कोलाइडल रेंज एक्वायर्ड करता है। सोप सॉल्यूशन। बातें समझ में आ रही हैं? तो माइसेल से बना, और माइसेल से तुम्हारा जिस अबव टेम्परेचर पे बनती है उसको हम लोग कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। क्या कहते हो? क्राफ्ट टेम्परेचर। जिस कंसंट्रेशन पे ये बन के तैयार होगी उसको हम कहते हैं CMC, क्रिटिकल माइसेलाइजेशन कंसंट्रेशन। इसीलिए तुम अपने ब्रेन के अंदर बैठाओ कि सोप को जब पानी में डालते हो तो ये बनता है, क्या बनाता है? कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या बनाएगा? कोलाइडल सॉल्यूशन। तो अब यहां पे सवाल है कि ये जो है हमारे सोप C17H35 COON सोडियम स्टेरेट, जब इसको हम हार्ड वाटर में यूज करते हैं, हार्ड वाटर में, और हार्ड वाटर के अंदर पाई जाती है कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, ये सब आयन होता है हार्ड वाटर के अंदर। दैट्स व्हाई इट कॉल्ड हार्ड वाटर। पानी के अंदर जो हार्डनेस वो दो तरह का होता है। एक को हम कहते हैं टेम्पोररी हार्डनेस। तो टेम्पोररी हार्डनेस ये होता है कि अगर तुम वाटर को बॉयल कर दो तो उसका हार्डनेस खत्म हो जाता है, और अगर परमानेंट हार्डनेस होती है तो परमानेंट हार्डनेस इसका खत्म नहीं होता है। ठीक, इसको हम अगर कैल्शियम क्लोराइड से मान लो ये हार्ड वाटर में रिएक्ट कराते हैं तो ये हमारा बना रहा है C17H35 COO2NaCl। ये बन रहा है हमारा। तो यहां पर क्वेश्चन क्या राइज हुआ? ये जो बना हमारा, ये बना स्कम, यानी कि पीपीटी, प्रिसिपिटेट। यही बना स्कम, प्रिसिपिटेट। और जब स्कम बनेगा उससे क्या होता है कि जो सोप है वो वेस्टेज ज्यादा होता है, और जो लेदर होती है, झाग, वो कम पैदा करती है। तो अगर सवाल एराइज होता है हमारा, क्या एराइज होता है क्वेश्चन हमारा एराइज होगा कि वाई सोप डजंट वर्क प्रॉपरली इन हार्ड वाटर। इस क्वेश्चन का आंसर आप ये लिखोगे जो अभी हमने चर्चा किया। बोलो, बात समझ में आ रही है? जल्दी बोलो। अब अगर हम सोप और डिटर्जेंट में बेसिक फर्क देखते हैं कि सोप और डिटर्जेंट में दोनों का इस्तेमाल क्या होता है। सोप और डिटर्जेंट दोनों का इस्तेमाल क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज होता है। जब तुम क्लास 12th में जाओगे, चैप्टर पढ़ोगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वहां पे भी सोप के बारे में है, और थोड़ा सा माइसेल्स के बारे में एक चैप्टर है, सरफेस केमिस्ट्री, क्लास 12th का चैप्टर है, वहां पे भी पढ़ोगे। सरफेस केमिस्ट्री में भी है सोप के बारे में। और वहां केमिस्ट्री टाइप में पढ़ोगे टाइप्स ऑफ सोप, पेपर सोप, टॉयलेट सोप, जितना भी सोप का तुम्हारे घर में जो रखते हो वो सब, ये जो भी तुम्हारा हैंड वॉश वगैरह सब तो साबुन का ही है। तो सब कुछ क्या है, वो लिक्विड के फॉर्म में। ट्रेन पे बेचता पेपर सोप, देखा नहीं, लाता सुबह सुबह। तो ये सारे टाइप्स ऑफ सोप हैं। मेडिकेटेड सोप, अगर जो मेडिकेटेड सोप है जिसका इस्तेमाल करते हो, अब डॉक्टर के पास गया, बोला हमको खुजली है, दे दिया मेडिकेटेड सोप, ले, मार्गो लगा, ये लगा, वो लगा, नीम साबुन लगा। अरे स्किन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेडिकेटेड सोप लिख देता है ना,
बोलने को तैयार नहीं है। तो उसमें जो भी तुमको मिलाना है, कलर, खुशबू, डिओड्रेंट, जो भी मिलाना है उसमें तो बनाने के टाइम में मिलाया जाता है, ठीक है ना, वो चीज पता करना है। तो अब बेसिक डिफरेंस देखो होता है क्या है। अगर हम सोप और डिटर्जेंट में बेसिक डिफरेंट देखते हैं होता क्या है, तो बेसिक डिफरेंट ये है कि डिटर्जेंट को हम लोग सोपलेस सोप भी कहते हैं। सोपलेस सोप पाउडर है, वॉशिंग पाउडर नहीं सुना, वॉशिंग पाउडर, निरमा, दूध सी सफेदी, पता नहीं क्या क्या है, आगे देख। अब यहां पे क्या करना है समझो, ये जो सोप होता है इनके अंदर जो लॉन्ग चेन होते हैं, इमरान बोर्ड पे देखो, लॉन्ग चेन, वो लॉन्ग चेन होते हैं एलिफैटिक ग्रुप या एलिफैटिक, क्या होते हैं वो, एलिफैटिक, बोलो एलिफैटिक, एलिफैटिक। सुनो, एलिफैटिक का मतलब होता है द कंपाउंड्स या द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर डेराइव फ्रॉम फैट्स। तुम जिसको भी फैट से लेके आओगे ना, बोल लो जरा, उसको क्या बोलोगे, एलिफैटिक। जैसे अभी जो मैंने बात किया अल्कोहल के बारे में, इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये सब के सब एलिफैटिक अल्कोहल हैं, एरोमेटिक नहीं है, ये एलिफैटिक है, यानी ये फैट से बना है। और जो डिटर्जेंट्स होते हैं इनमें जो लॉन्ग चेन होता है, इसके लॉन्ग चेन एलिफैटिक प्लस एरोमैटिक होते हैं। एलिफैटिक ग्रुप भी होता है और एरोमैटिक ग्रुप भी होता है। हम पहले चर्चा कर चुके हैं एरोमेटिक के बारे में। द हाइड्रोकार्बन्स हुज स्ट्रक्चर रिसेंबल टू दैट ऑफ बेंजीन, उसको क्या कहते हो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमा इज अ ग्रीक वर्ड विच इज डिराइव फ्रॉम, कहां से, जो एरोमा कहां से लिया गया है, एरोमा माने स्मेल। बेंजीन, टॉलिन, फेनॉल, नैप्थेलीन, एंथ्रासीन, क्यूमीन, जाइलिन, ये सारे के सारे तुम्हारे, लेकिन उसमें मॉनिटर है बेंजीन। पढ़ोगे क्लास 11th में, व्हाट इज द कंडीशंस ऑफ एरोमेटिसिटी, किसी भी कंपाउंड के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होने के पीछे कंडीशंस क्या है, पढ़ोगे हकेल का रूल, कंडीशंस ऑफ एरोमेटिसिटी। ये बातें समझ में आ रही हैं। इसमें सिर्फ एलिफैटिक ग्रुप, वहां पे एलिफैटिक प्लस एरोमेटिक दोनों ग्रुप होता है, कोई दिक्कत। अगर इसका एंड लोगे, ये है तुम्हारा, यहां पे अगर लोगे तो तुम्हारा ये है सल्फेट आयन या सल्फोनोएट आयन, सल्फेट आयन या सल्फोनेट। इसलिए एक डिटर्जेंट का एग्जांपल मैंने क्या बोला था, सोडियम इंडोडिसाइल बेंजीन सल्फोनोएट, एक एग्जांपल है किसका, डिटर्जेंट का। लिखवाया मैंने क्लास में, नहीं लिखवाया है, अच्छा याद ही नहीं होगा, वैसे भी याद करके कौन क्या किसका भला हुआ है। दूसरा, सोप हमारा बायोडिग्रेडेबल है। पहली बात अच्छे से समझ लो, डिफरेंसेस में जो मेन पॉइंट है ना, मेन पॉइंट, वो मेन पॉइंट एलिफैटिक एरोमेटिक है। मेन पॉइंट इसके एंड है सल्फेट और सल्फोनोएट एंड। मेन पॉइंट है बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। मेन पॉइंट है डजंट वर्क प्रॉपरली इन हार्ड वाटर, कैन वर्क प्रॉपरली इन हार्ड वाटर। ये मेन पॉइंट है। कुछ लोग मुंह उठा के कुछ भी लिख के आ जाता है, जो नहीं पढ़ के जाएगा तो क्या लिखे, उसका गाना लिख दो, क्या लिख दो, हाँ, उसको फिर गाना बैठ के, हाँ जूता झाड़ देंगे अभी पकड़ के। चलो अभी 15 मिनट टाइम है, थोड़ा सा बंद कर, 2 मिनट यार। हाँ, क्लास 10th के अंदर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कोई खास टिपिकल नहीं आता है।
कुछ देखेंगे हम पहले। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री या कमीशन कह सकते हो। तो IUPAC सिस्टम मैंने बोला क्लास 10th में कोई खास नहीं आता है, तो NCERT के अंदर जो है उसको बनाना सीखो, पहली बात। तो उसी के बिहाफ पे हम एक देखो यहाँ पे जब बात चलोगे रूल्स की तरफ, तो इसमें होता है हमारा वर्ड रूट, 1 कार्बन मिथ, 2 कार्बन इथ, 3 कार्बन प्रॉप, 4 कार्बन ब्यूट, ऐसे लेके चलिए। उसके बाद फिर जो मैंने कॉलम बनाया था किसका, अल्कोहल फैमिली वाला, एल्डिहाइड वाला, कि अल्कोहल अगर दिया हुआ किसी कंपाउंड में अगर OH दिया हुआ है तो वो कंपाउंड हो गया क्या, अल्कोहल, उसका नाम होगा एल्केनॉल। अगर CHO है तो एल्डिहाइड एल्केनल, CO है तो कीटोन एल्केनॉन। इमरान बोर्ड पे देखो, बाद में पढ़ लेना, बोर्ड पे देखो, एल्केनॉन। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो COOH एल्केनोइक एसिड होता है ना, बताओ। तो और हेलोजन है तो X हेलो एल्केन, तो X की जगह पे हम क्लोरीन ब्रोमीन वगैरह यूज कर सकते हैं। तो उतने रूल्स को अभी पढ़ोगे एग्जाम के टाइम में, तो क्विक रिवीजन के लिए ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम प्रायोरिटी देंगे फंक्शनल ग्रुप को, फिर हम देंगे डबल बॉन्ड को, फिर हम देंगे ट्रिपल बॉन्ड को, और हम लास्ट में प्रायोरिटी देंगे साइड चेन को, मतलब वही एल्काइल उल्काइल जो उसमें लटका मिलेगा। चलो पहले हम क्या करते हैं, 1-2 एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। क्विक रिवीजन में तो अभी बच्चा ऐसे ही करना है। जैसे ये देखो CH3 CH2 CH2 CH3 एक कंपाउंड है। इसमें हम क्या देख पाते हैं, ना तो कोई फंक्शनल ग्रुप है, ना कोई डबल बॉन्ड है, ना कोई ट्रिपल बॉन्ड है, ना कोई साइड चेन है, ठीक है ना। तो सिंपल से कितने कार्बन है, 4। कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल। तो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं एल्केन, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन। नहीं आया, पक्की बात। अब मैं क्या करता हूं, देखो यहां इसके साथ हम थोड़ी सी छेड़छाड़ करते हैं। देखो मैंने क्या किया, अब इस कंपाउंड का प्रारूप देखो। अब इसकी अगर मैं नेमिंग की बात करूं तो इसमें फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, लेकिन इसमें क्या साइड चेन डाल दिया मैंने, एल्काइल ग्रुप डाल दिया, ठीक है। तो अब कोई सबसे पहले क्या होता है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना भी होता है। तो जब लॉन्गेस्ट चेन हम सेलेक्ट करेंगे, देखो यहां पे कोई बच्चा क्या करेगा, यहां से काउंटिंग करेगा 1 2 3 4। तो इधर से काउंटिंग करते हो तो ये जो मिथाइल ग्रुप है कितने कार्बन पे आ रहा, 3, उधर से 2। तो नियरेस्ट लोकेंट किधर से मिल रहा है, इधर से, किधर से। तो सही काउंटिंग इधर से होना चाहिए, इधर से, इधर से होना चाहिए। नियरेस्ट लोकेंट भी देखना है, 1 2 3 4। दूसरे कार्बन पे कौन सा ग्रुप आ रहा है, 2 मिथाइल। अब आगे देखो कितने कार्बन है ऊपर, 4। लॉन्गेस्ट चेन 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये हो गया इसका IUPAC नेम। क्लियर। अब मान लो सवाल ऐसे पूछा ऑब्जेक्टिव, 2 मिथाइल ब्यूटेन इज द आइसोमर ऑफ पेंटेन, डोंट बी कंफ्यूज। हाउ मेनी कार्बन, तो पेंटेन का आइसोमर नहीं हुआ ये, कोई दिक्कत नहीं आया समझ में, किसका आइसोमर हुआ ये, पूछा गया अलीगढ़ में क्वेश्चन ये, 2 मिथाइल। बोल लो आवाज से, आ रही है बात समझ में। चलो अगला देखते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, तीसरा देखो, थर्ड CH3 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 CH3। अब मुझे इसका नेमिंग करना है। तो लॉन्गेस्ट चेन देखो, देखो लॉन्गेस्ट चेन का फंडा ये होता है कहीं से भी चुन सकते हो, आगे पीछे ऊपर नीचे। इधर से देखो 1 2, दूसरे पे
3, इधर से करो 1 2, दूसरे पे या नीचे से जाओ 1 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें हम कहीं से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 1 2 3। अब गौर करो, दूसरे कार्बन पे ऊपर भी मिथाइल और नीचे भी मिथाइल, मतलब उस कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, ऊपर और नीचे। इसका मतलब होता है कि 2 को हम लिखेंगे 2 बार। नहीं आया? काहे लिखा 2 बार? क्योंकि उसी कार्बन पे ऊपर भी है और नीचे भी। समझ में आया इमरान? इमरान की दीवानी बिपाशा और मलिका दोनों, इसलिए 2 बार 2 2। अब रुको, किसी बच्चे ने ऐसे किया, अरे होशियार लोग होते हैं ना, 2 2 कॉमा नहीं लगाया, 22 है, 22 कार्बन यहां पे। ये देखो नेमिंग में ना थोड़ी सी भी एरर अगर आई तुमको मार्क्स नहीं मिलेगा। जहां कॉमा लगाना था नहीं लगाया, जहां नहीं लगाना था वहां लगा दिया, जहां हाइफन लगाना था वहां डैश लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, पता नहीं क्या लगा दिया। तो क्या हो जाएगा ये 2 2। हाउ मेनी मिथाइल? एक कार्बन पे कितने मिथाइल? 2। तो डाई मिथाइल सेलेक्ट कितने कार्बन किया मैंने लॉन्ग में? 3। तो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इट इज द आइसोमर ऑफ पेंटेन। ये पेंटेन का तीसरा आइसोमर है, नियो पेंटेन है ये कौन पेंटेन है? 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन इज द आइसोमर ऑफ पेंटेन, यानी नियो पेंटेन है ये। बोलो बातें समझ में आ रही हैं? ये सवाल भी एमयू में पूछा था। 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन इज द आइसोमर ऑफ पेंटेन का आइसोमर है। चलिए अब आगे देखिए नेक्स्ट। अब अगर मान लो हम एक कंपाउंड कुछ ऐसा लें, दिस वन CH3 CH3 CH2 CH2 CH2OH ये है। अब देखो हमने क्या बोला कि अगर किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है तो तुमको प्रायोरिटी देनी है फंक्शनल ग्रुप को, कोई दिक्कत? लेकिन तुमने क्या किया, अब कोई गलती से यहां से चूज करेगा, इस रूल को भूल गया, तो ये जो एल्काइल ग्रुप है ये साइड चेन है। तो अब फंक्शनल ग्रुप फादर इज हियर, तो ग्लास सबसे पहले अब्बा को दो लिया के, भैया को नहीं। कहां से काउंटिंग होगी? यहां से 1 2 3 4 5। तो चौथे कार्बन पे कौन ग्रुप है ये? मिथाइल। 4 मिथाइल। कितने कार्बन? 5। पेंटेनॉल। अब वहां जाके एग्जाम हॉल में भूल गया, रे OH वाला जो था उसका नाम क्या था रे? एल्केनॉल। ओफो, अजय सलाम तो आएंगे नहीं, जब सलाम वही लेके ले बेटा एल्केनॉल, 5 कार्बन पेंटेनॉल। पेंटेनॉल। बोलो कोई दिक्कत? अब तुम कहा कि देखो बाउंडेड मिस्टेक, बहुत तेजी में थे आप लोग। 4 भूल गया, वहां कुछ लगाना था, खत्म नंबर, खत्म। इसका भी इंपॉर्टेंस है नेमिंग में। ये वैसे ही जैसे खुदा लिखना था, नुक्ता नीचे लगा दिया, जुदा, खुदा हो गया जुदा, तो मार्क्स भी इसका हो जाएगा तुमसे जुदा। शगुफा बेगम आ रहा है कुछ समझ में? नहीं आ रहा है? आगे देखो, अब मैंने क्या किया, कुछ तब्दीली कर दी इस कंपाउंड्स में। मैंने तब्दीली ये किया, मैं वहां से मिथाइल हटाया। क्या हटाया बोलो? मिथाइल हटाया, और यहां पर मैंने लगा दिया ब्रोमीन। अब तुमको लगेगा कि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इज द हेलोजन फैमिली, दिस इज द हेलोएल्कीन। अंडरस्टैंड दैट? अब तुम वहां पे कंफ्यूज
हमारे घर में हमारे घर के दो दो मेंबर मौजूद हैं, हमारे पापा और हमारे अंकल। तो हम सबसे पहले ग्लास किसको सर्व करेंगे भाई? अब तुमको ये देखना है कि तुम्हारे पापा और तुम्हारे घर में जो तुम्हारे अंकल है उनमें से बड़े कौन हैं। तो जो लोग देखोगे जो बड़ा होता है तुम्हारे पापा से, उसको आम बोलचाल में हम लोग कहते हैं ताऊ जी। नहीं कहते हैं ताऊ? बड़े नहीं चलता है, तो हम लोग नहीं चलता होगा, और लोग बोलते हैं बड़े अब्बू, ताऊ। समझो अब यहां पे हमेशा ध्यान रखना है, अल्कोहल और हेलोजन में अगर कंपेयर्ड करते हो तो अल्कोहल जो है वो ताऊ है, ये छोटका भैया है, तो काउंटिंग होगी वहां से। कहां से? यहां से होगी 1 2 3 4 5। 4 बरोमो, क्या नाम होगा इसका? 4 बरोमो। कितने कार्बन है? पेंटेनॉल, या इसका नेमिंग ये भी लिख सकते हो 4 बरोमो पेंटेन 1 ऑल, क्योंकि पहले कार्बन पे है। ये भी सही है। तुम 10th में हो तुम इतना लेके चलो, वरना खाम का उलझन हो जाएगा। 4 बरोमो पेंटेनॉल, कोई दिक्कत? अब आगे देखो, OH भाई साहब तो थेबे किए है अपना, वो उसको अपना मक्कारी करने दो। मान लो मैं कुछ ऐसा लिख दूं, ठीक है, या इसको ऐसे लिख दो HOOC, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। जल्दी बताओ, अब तुम्हारा कंफ्यूजन कहां होगा? ये और वो। तो एक बात हमेशा केमिस्ट्री में ध्यान रखना है कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है। कुछ आया समझ में? किसका है? तो इसका मतलब हुआ कि इस कंपाउंड में काउंटिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप से होगी, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बन को भी काउंटिंग करेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा फिर 5 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। एक बात दिमाग में साफ साफ बैठा लो, जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उसमें सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अंडरस्टैंड? ठोक गया क्या? तो अब एनसीईआरटी की जो किताब है ना तुम्हारी, जिसमें वो बॉक्स में कुछ है, हेलो क्लोरो बरोमो पेंटेन ऐसे करके है, हेक्साइन वगैरह, बोलने को तैयार नहीं, उसकी नेमिंग कर लो। तो मैंने तो ये सब थोड़ा सा इसलिए बता दिया, अगर मान लो क्वेश्चन को थोड़ा सा टिपिकल बना देता है तो तुमको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में इसकी बहुत दिन से फरमाइश चल रही है कि सर हेरिडिटी। तो मोहम्मद सुफियान जो बैठा हुआ है, तो चलो हेरिडिटी ही कराते हैं नेक्स्ट क्लास में, बंद कर दो।